हेलो एवरीवन। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के दिन की शुरुआत करेंगे 11 मार्च 2024 के करंट अफेयर के साथ। सभी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, वीडियो को अंतिम तक ध्यान से देखिएगा। करंट अफेयर की पीडीएफ डेली के डेली स्टैटिक जीके के साथ मैं आपको प्रोवाइड करता हूं मेरे टेलीग्राम पे। तो अगर आपने अभी तक टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर लिंक दिया हुआ है, वहां से आप मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कल के क्वेश्चन की। कल मैंने आपसे एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था। मेरा सवाल ये था कि बोत्सवाना जो कि एक देश है, ये कौन से कॉन्टिनेंट में पड़ता है। तो आप में से मैक्सिमम लोगों ने सही आंसर दिया था। बोत्सवाना है अफ्रीका के अंदर स्थित। और अफ्रीका के अंदर एक बहुत बड़ा डेजर्ट है जिसको कालाहारी डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो बोत्सवाना है, इसका कुछ हिस्सा कालाहारी डेजर्ट के ऊपर भी पड़ता है। बाकी इसकी अगर कैपिटल की बात करें तो इसको बोलते हैं गेब्रोन। क्या बोलते हैं? गेब्रोन इसकी कैपिटल है। और यहाँ पे करेंसी चलती है पुला। एक और बात, पहले जो इसका नाम हुआ करता था, ये बोत्सवाना नहीं था। इसको बैचलैंड के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? बैचलैंड के नाम से। लेकिन बाद में जब 1960 में ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा इस देश को आज़ादी दे दी गई, तब इसका नया नाम पड़ा बोत्सवाना। बोत्सवाना एक ऐसा देश है जो कि अपनी वाइल्ड लाइफ के लिए भी जाना जाता है। यहाँ पे हाथी बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। जेब्राज हो गए, इस तरीके के कई सारे बड़े पशु यहाँ पर बड़ी तादाद में पाए जाते हैं। अब शुरू करेंगे आज के करंट अफेयर। अभी हाल ही में भारत का ये कौन सा संस्थान है जिसने नेपाल के एक पेमेंट एग्रीगेटर फोन पे के साथ पैक्ट साइन किया है? ध्यान रखिएगा, इसकी स्पेलिंग इसी तरीके से लिखी जाती है, FONEPAY, फोन पे। ये PHONE वाला नहीं है। तो ये पैक्ट साइन किया है NPCI ने, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये एक ऐसा संस्थान है जो कि भारत के अंदर जितने भी पेमेंट एग्रीगेटर हैं उनके लिए मानक बनाने का काम करता है। जैसे कि भारत में गूगल पे भी काम करता है और फोन पे भी है। इसके अलावा भारत पे भी चलता है। और बैंकों के भी अपने पेमेंट एग्रीगेटर हैं, साथ में पेटीएम भी है जो कि सबसे पुराना है। तो इन सब के लिए एनपीसीआई मानक बनाता है। आपको शायद याद होगा, 6 महीने पहले मैंने आपको एक न्यूज़ बताई थी करंट अफेयर में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ऑफिशियल विजिट पर थे नेपाल की, तो इन्होंने वहां पर एक पैक्ट साइन किया था कि भारत और नेपाल के बीच में पेमेंट एग्रीगेटर आपस में एक दूसरे के सहयोग से काम करेंगे। इसका सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा और एनपीसीआई को इसका फायदा भी मिलेगा बहुत ज्यादा। मतलब एक तरीके से आप ये बोल सकते हो, नेपाल के अंदर खुद के पेमेंट एग्रीगेटर तो होंगे, लेकिन उनके लिए जो मानक वगैरह हैं वो सारा एनपीआई ही देखेगा। और एनपीसीआई इनका जितना भी डिजिटल मॉड्यूल है उसको भी मॉनिटर और कंट्रोल करेंगे। तो आप ये समझ सकते हो, भारतीयों और नेपाल के बीच में कोई भी अगर पेमेंट करनी है तो अब वो डायरेक्ट बैंक पे जाए बिना ही बड़ी आसानी से पेमेंट एग्रीगेटर के थ्रू हो पाएगी, क्यूआर कोड के माध्यम से। और एनपीसीआई की स्थापना साल 2008 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई और इसके चेयरपर्सन है दिलीप असबे। क्या नाम है इनका? दिलीप असबे। सीआईएसएफ जिसको बोलते हैं सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, इसका स्थापना दिवस कौन से दिन मनाया जाता है? तो सीआईएसएफ की स्थापना 10 मार्च 1969 को करी गई थी। इस वजह से हर वर्ष 10 मार्च को सीआईएसएफ अपना स्थापना दिवस मनाता है। सीआईएसएफ भारत की पैरामिलिट्री फोर्सेस में से एक है और इसकी जो जिम्मेदारी होती है, ये भारत के अंदर जो संस्थान है पब्लिक सेक्टर, उनकी सुरक्षा के लिए बनाई गई है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर भारत में जितने भी एयरपोर्ट्स हो गए या फिर भारत में जितने भी मेट्रो स्टेशन हो गए, इन सब की रक्षा की जिम्मेदारी सीआईएसएफ के हाथों में होती है। इतना ही नहीं, अभी कुछ टाइम पहले जब संसद की जो सिक्योरिटी ब्रीच हुई थी, जब 3 लोग संसद के अंदर जो कॉन्फ्रेंस है उसके थ्रू होते हुए पोल से नीचे उतरकर जिन्होंने कैन फेंके हुए थे, स्मोक कैन, तो उस वारदात के बाद से संसद की जो सुरक्षा की जिम्मेदारी है वो दिल्ली पुलिस से हटाकर सीआईएसएफ को दे दी गई थी। तो आप ये भी ध्यान रखें कि इस टाइम पर संसद की सुरक्षा भी सीआईएसएफ के ही हाथों में है। और इस टाइम पे सीआईएसएफ की चीफ कौन है? ये हैं आईपीएस अधिकारी नीना सिंह। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इनका अपॉइंटमेंट अभी 3 महीने पहले ही हुआ है। और याद रहे, मैंने आपको ये बताया था कि सीआईएसएफ में पहली महिला हेड के रूप में नीना सिंह अपॉइंट हुई हैं। तो ये अपने आप में अगेन इंपॉर्टेंट है। भारत की तीनों सेनाएं, इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, तीनों मिलकर भारत शक्ति नाम की मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट करने वाली हैं। कौन से राज्य में?
तो ये जो एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज राजस्थान के अंदर पोखरण में स्टार्ट होगी। कहाँ पर? पोखरण में। पोखरण केवल भारत की ही नहीं, एशिया की सबसे बड़ी शूटिंग रेंज है। और पोखरण कहाँ पड़ता है? ये राजस्थान के जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और ये जो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स से जुड़ी हुई एक्सरसाइज है जिसका नाम भारत शक्ति है, ये अभी तक की सबसे बड़ी ऐसी एक्सरसाइज होगी तीनों सेनाओं के बीच में, जहां पर सिर्फ इंडिजिनस वेपन्स ही यूज किए जाएंगे। मतलब मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो वेपन्स सिर्फ पूरे तरीके से हमने भारत में ही बनाए हैं, उन्हीं का यूज किया जाएगा। जैसे कि एयरफोर्स में इस टाइम पर जो हमारा तेजस एयरक्राफ्ट है, वो यहाँ पर यूज में लाया जाएगा क्योंकि वो पूरे तरीके से भारत में निर्मित है। उसी तरीके से नेवी के इक्विपमेंट्स और आर्मी के इक्विपमेंट्स भी यहाँ पर शामिल किए जाएंगे पूरे भारत में। और एक बात और ध्यान रखिएगा, ये जो पर्टिकुलर एक्सरसाइज है, इसकी शुरुआत कब हो रही है? तो इसकी शुरुआत कल से होने वाली है, 12 मार्च से इसकी एक्सरसाइज शुरू हो जाएगी। हाल ही में एक पूरे देश भर में न्यूट्रिशन कैंपेन लॉन्च किया जा रहा है। और ये जो अभियान है, इस अभियान का नाम क्या है? तो इसका नाम है पोषण पखवाड़ा। क्या नाम है? पोषण पखवाड़ा। इसकी शुरुआत 9 मार्च को हो चुकी है और ये 23 मार्च तक, 2 हफ्ते तक पूरे भारत में जगह जगह पर यह कैंपेन चलाया जाएगा। जो पोषण पखवाड़ा नाम का जो कैंपेन है, इस कैंपेन की शुरुआत काफी पहले 2018 में ही भारत में हो गई थी। हर साल ये इस वजह से पूरे देश भर में, हर एक राज्य में, हर एक यूटी में मनाया जाता है, ताकि वहां पर लोगों को ये बताया जा सके कि बच्चों के लिए न्यूट्रिशंस कितने ज़्यादा ज़रूरी है उनके डाइट में। इतना ही नहीं, सरकारी स्कूल है जहाँ पर बच्चों को मिड डे मील दिया जाता है। इवन जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं जिनके लिए आंगनवाड़ी केंद्र चलाए जा रहे हैं, उन सभी में टीचर्स को भी इसमें गाइड किया जाता है कि वो बच्चों की न्यूट्रिशंस का खास ख्याल रखें। जो भी मिड डे मील में भोजन बने, वो न्यूट्रिशन से भरपूर होना चाहिए। ये कौन सा राज्य है जिसने आईआरसीटीसी के साथ पैक्ट एक साइन किया है और आईआरसीटीसी की मदद से ये अपने राज्य के लोगों को तीर्थ यात्राओं पर भेज पाएंगे? तो ये है गोवा में प्रमोद सावंत की सरकार। गोवा सरकार ने आईआरसीटीसी के साथ पैक्ट साइन किया है। अब इसमें देखिए है क्या कि आईआरसीटीसी गोवा के लोगों के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाएंगे। इस ट्रेन में जो यात्री यात्रा करने के इच्छुक हैं किसी भी धार्मिक स्थल से, वो इसका फायदा ले सकते हैं। ये सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है गोवा सरकार की तरफ से, और गोवा के ही लोगों के लिए सिर्फ ये है जो कि वहाँ के परमानेंट नागरिक हैं। एक और बात, इसके लिए 10 करोड़ की धनराशि गोवा सरकार ने आवंटित करी है। और इसके लिए जो पहली स्पेशल ट्रेन है, ये कल निकल रही है 12 मार्च को। और ये आपको पता है कहाँ जा रही है? ये तमिलनाडु में एक जगह है जिसका नाम है वेलनकन्नी। और वेलनकन्नी बीच पर स्थित एक जगह है, एक टाउन है ये छोटा सा। और यहाँ पे ये जो चर्च आपको दिखाई दे रहा है ना, ये बहुत प्रसिद्ध है। दुनिया का जो सबसे छोटा शहर है जो कि यूरोप में स्थित है, जिसको वेटिकन सिटी के नाम से जाना जाता है। तो वेटिकन सिटी के जो पोप हैं, जो पादरी हैं वहाँ के चर्च के, तो उनके द्वारा कुछ टाइम पहले ये जो जगह है ना, वेलनकन्नी, इसमें स्थित ये जो चर्च है, इसको भारत का हॉली प्लेस डिक्लेयर किया था उन्होंने। तब से इसकी मान्यता और ज्यादा बढ़ गई है। तो पहली ट्रेन इसके लिए जाएगी। और इतना ही नहीं, सभी धर्मों के लोगों के लिए अलग अलग ट्रेन जाएंगी। जैसे कि शिरडी के लिए भी नई ट्रेन चलाई जाएगी, और तमिलनाडु के दूसरे मंदिरों के लिए भी चलाई जाएंगी। ओके। और गोवा में इस टाइम पे गवर्नर कौन है? PS श्रीधरन पिल्लई। क्या नाम है? PS श्रीधरन पिल्लई। और आईआरसीटीसी की स्थापना 1999 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली, और इसके चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर हैं संजय कुमार जैन, SK जैन। राज्य है जहां पर इस राज्य सरकार ने अपनी स्किल डेवलपमेंट सोसाइटी के साथ मिलकर, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप है, इनके साथ पैक्ट साइन किया है और एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम है स्किल रेट कनेक्ट। तो स्किल रेट कनेक्ट को लॉन्च करने वाली सरकार है मेघालय सरकार। और इसमें इन्होंने केंद्र सरकार की मदद ली है। अब इस स्किल रेट कनेक्ट के अंतर्गत मेघालय के अंदर जो युवा वर्ग है, जो कि बिजनेस आइडिया रखता है, उसको स्किल प्रोवाइड करी जाएगी मेघालय सरकार की तरफ से। और मेघालय सरकार इससे पहले भी इस तरीके के कार्यक्रम चला रही हैं। और मेघालय के अंदर लगभग हर साल, इनका कहना है, 70,000 युवाओं को इस तरीके की ट्रेनिंग दी जाती है स्किल डेवलपमेंट की, जिसकी मदद से वो अपना खुद का कारोबार भी कर सकते हैं या फिर कहीं पर जाके एक स्किल लेबर की तरह नौकरी भी कर सकते हैं। और इस पूरे स्किल रेट कनेक्ट के लिए
40 करोड़ की धनराशि आवंटित करी गई है मेघालय की तरफ से। मेघालय में इस टाइम पे मुख्यमंत्री कौन है? कॉनरेड संगमा। कौन है? कॉनरेड संगमा। और यहाँ पे गवर्नर कौन है? ये है फागू चौहान। फागू चौहान इससे पहले बिहार के गवर्नर हुआ करते थे, अभी ये मेघालय के हैं गवर्नर। ये कौन सा देश है जिसने मीजल्स एंड रूबेला चैंपियन अवार्ड अभी हाल ही में जीता है? क्योंकि इस देश में रूबेला और मीजल जैसी जो बीमारियां हैं इसको पूरे तरीके से रोकथाम कर दी गई है। तो ये है भारत हमारा। भारत सरकार के इस तरीके के कदम जिनके उठाए जाने की वजह से या फिर लगातार वैक्सीनेशन के डिस्ट्रीब्यूशन के चलते भारत में मीजल्स और रूबेला जैसी बीमारी लगभग खत्म हो गई हैं, जैसे कि पोलियो काफी पहले खत्म हो गया था। देखिए, मीजल्स जो होती है इसको खसरा भी बोला जाता है, ठीक है। इसमें काफी हैवी खांसी आती है और कफ बनता है बॉडी में। और इतना ही नहीं, आंखें लाल भी हो जाती हैं, बुखार भी आ जाता है कई बार। ये सारे इसके सिम्टम्स हैं। रुबेला जो दूसरी तरफ है, इसकी खास बात यह है कि इसके सिम्टम्स मीजल्स से मिलते जुलते हैं, बस एक दो चीजें अलग हैं। रुबेला के अंतर्गत क्या होता है? आंखों में लालपन आ जाता है, फीवर भी होता है और गले में कड़वा से जैसा फील होता रहता है हमेशा। और रुबेला की एक और खास बात है, इसमें पूरी बॉडी में रेड रैशेस हो जाते हैं, मतलब लाल रंग के चकत्ते होने लगते हैं पूरी बॉडी में, फेस पे, हाथ में, पीठ में, हर तरफ। तो इन बीमारियों को पूरे तरीके से रोकथाम करने के लिए भारत सरकार को सम्मानित किया गया है। ये सम्मान अमेरिका के अंदर रेड क्रॉस का जो हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी, वहां पर दिया गया है। और ये सम्मान जो रिसीव किया है, ये भारत की वहां पे जो राजदूत है अमेरिका में, इनका नाम है श्री प्रिया रंगनाथन। इन्होंने रिसीव किया ये अवार्ड भारत की तरफ से। जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2024 कैंपेन हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय के मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा लॉन्च किया गया है। इस बार इस कैंपेन की थीम क्या रही? इसकी थीम रखी गई है नारी शक्ति से जल शक्ति। क्या रखी गई है? नारी शक्ति से जल शक्ति। भारत सरकार हर साल ये कैंपेन चलाती है, जैसा कि आपको नाम से ही समझ आ रहा है, कैच द रेन 2024। इसका मेन उद्देश्य ये है कि अब देखो, मार्च चल रहा है, अप्रैल से मानसून स्टार्ट हो जाएगा भारत के कई राज्यों में। तो जैसे जैसे बारिश होती जाएगी, तो इसका मेन उद्देश्य ये है कि जो बारिश का पानी है उसे हमें स्टोर करना है, क्योंकि भारत के बहुत से ऐसे रिमोट एरियाज हैं जहां पर स्वच्छ पीने को पानी की व्यवस्था करना काफी मुश्किल है। इवन बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहां पर सूखा भी पड़ता है हर साल और फसलें खराब हो जाती है। तो इन सारी चीजों को हम बेहतर बना सकते हैं कैसे? जो बारिश का पानी है उसे प्रोटेक्ट करके। इतना ही नहीं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की फैसिलिटीज भी कई राज्य सरकारों के द्वारा चलाई गई हैं इसके अंतर्गत। इस बार इसका 5वां संस्करण चलाया जा रहा है, मतलब पिछले 4 सालों से ये अभियान चलाया जा रहा है। और इसमें नारी शक्ति से जल शक्ति जो इस बार रखा गया है, इसका थीम, इसका मेन उद्देश्य यही है कि महिलाओं की जो इम्पोर्टेंस है इस वाटर मैनेजमेंट के अंतर्गत, उसको एक तरीके से प्रमोट किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट, मिस वर्ल्ड 2024 का टाइटल किसने जीत लिया है? तो ये जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रही हैं, इनका नाम है क्रिस्टीना पिस्कोवा। क्या नाम है? क्रिस्टीना पिस्कोवा। ये चेक रिपब्लिक से बिलोंग करती हैं। इन्होंने इस बार मिस वर्ल्ड 2024 अपने नाम कर लिया। और इनको जो क्राउन इस बार का दिया गया है, ये क्राउन साल 2022 की जो मिस वर्ल्ड थी, इनका नाम है कैरोलिना बेलावस्का। क्या नाम है? कैरोलिना बेलावस्का। ये पोलैंड की हैं। इनके द्वारा ये क्राउन इनको इस बार पहनाया गया। और भारत को रिप्रेजेंट कर रही थी शिनी शेट्टी, जो कि इस बार टाइटल नहीं जीत पाई हैं। शिनी शेट्टी इस बार, इससे पहले फेमिना भी जीत चुकी हैं। और ये जो इस बार मिस वर्ल्ड 2024 का जो आयोजन किया गया, ये मुंबई में आयोजित किया गया था, मुंबई में जियो वर्ल्ड सेंटर में। और इसको होस्ट किया था, इस पूरे इवेंट को, करण जौहर ने। किसने? करण जौहर। हाल ही में ये इलेक्शन कमिश्नर कौन है भारत के जिन्होंने अपना पद त्याग दिया है, रिजाइन कर दिया इन्होंने? तो ये हैं अरुण गोयल। अरुण गोयल चुनाव आयुक्त थे अभी तक, और इन्होंने अचानक से अभी जस्ट कुछ ही दिनों के अंदर, अगले एक सप्ताह में या 10 दिन में लोकसभा इलेक्शन की घोषणा होने वाली थी, इन्होंने कुछ अपने पर्सनल कारणों की वजह से ये पद त्याग दिया है। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 9 मार्च को इनका त्यागपत्र रिसीव भी कर लिया है। फिलहाल आपको बता दूं, इस टाइम पर इलेक्शन कमीशन के अंदर, नॉर्मली इलेक्शन कमीशन के अंदर 3 अधिकारी होते हैं। 2 तो होते हैं इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है,
और उनके ऊपर उनका एक हेड होता है जिसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहा जाता है। तो अभी तक अरुण गोयल थे, जिन्होंने अब रिजाइन कर दिया, और इनसे पहले जो थे ये अनूप चंद्र पांडे थे। अनूप चंद्र पांडे जी का जो कार्यकाल है ये फरवरी में ही खत्म हो चुका है, ये रिटायर हो गए हैं, ठीक है, एसी पांडे। तो ऐसा बड़ा ही रेयर होता है कि जब इलेक्शन कमीशन के अंतर्गत सिर्फ एक अधिकारी रह जाए। तो इस टाइम पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार हैं, जो कि अकेले इलेक्शन कमीशन संभाल रहे हैं। खैर, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि चुनाव बिल्कुल निकट है, तो केंद्र सरकार की तरफ से हो सकता है बहुत ही जल्द कम से कम एक इलेक्शन कमिश्नर तो अपॉइंट किया ही किया जाएगा, क्योंकि बड़े चुनाव हैं लोकसभा के इलेक्शन, छोटे इलेक्शन नहीं होते हैं। और जो मिस्टर गोयल हैं, ये इससे पहले 37 साल की अपनी सर्विस दे चुके हैं, कई मंत्रालयों में सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। एक प्रॉपर अनाउंसमेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। आज रात में 9 बजे यूट्यूब पर आपके लिए इंडस वैली सिविलाइजेशन की क्लास लेकर आ रहा हूँ। जो भी कवर करना चाहते हैं, आप में से कई सारे स्टूडेंट बोलते रहते हैं सर एंशियंट पढ़ा दो, एंशियंट। तो एंशियंट में इंडस वैली सिविलाइजेशन का बहुत बड़ा वेटेज रहता है। हर बार एक दो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आज जो ये क्लास होगी इसमें मैं एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा आईवीसी का। अगर आपको ज़रूरत होगी तो वहां पर उपस्थित रहिएगा, क्योंकि हर एक एग्जाम में यह टॉपिक पूछा जाता है। हाल ही में पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अभी बने हैं। तो जाहिर सी बात है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सरकार आ गई है और इन्होंने नए राष्ट्रपति का प्रस्ताव भी पारित किया था। तो अब नए राष्ट्रपति होंगे आसिफ अली जरदारी। कौन है आसिफ अली जरदारी? ये इससे पहले विदेश मंत्री भी रह चुके हैं पाकिस्तान के काफी समय तक। और आसिफ अली जरदारी जो है, जाहिर सी बात है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ही बिलोंग करते हैं। तो अब इनकी पार्टी आई तो इनका प्रस्ताव रखा गया, और इनके अगेंस्ट महमूद खान खड़े हुए थे इलेक्शन में, जिनको 119 वोट मिले, और आसिफ अली जरदारी को 255 वोट मिले। तो ये क्लियर विक्ट्री थी अपने आप में। तो पाकिस्तान में दो नए अपॉइंटमेंट हुए हैं, पीएम और प्रेसिडेंट दोनों के। तो आप दोनों का नाम ध्यान रखें, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी और पीएम शहबाज शरीफ। पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी भारतीय ने फॉर्मूला टू रेस जीती है। तो इस बार फॉर्मूला टू सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स किस भारतीय ने जीता है? तो ये है कुश मैनी। क्या नाम है? कुश मैनी। अब आप में से कई लोग ये नहीं जानते होंगे कि फार्मूला टू भी कोई रेस होती है क्या, तो आपको मैं समझा देता हूँ। फार्मूला वन और फार्मूला टू रेस में अंतर क्या होता है। फार्मूला वन एक ऐसी रेस होती है जिसमें 1000 हॉर्स पावर की गाड़ियां यूज करी जाती हैं, लेकिन फार्मूला टू में 620 हॉर्स पावर की गाड़ियां यूज करी जाती हैं, इससे ज्यादा नहीं यूज कर सकते। एक और खास बात है, जो फार्मूला वन की जो रेस होती है, इसमें जो स्पीड होती है गाड़ियों की, वो करीब 230 माइल पर आवर की स्पीड से भी ज़्यादा होती है। लेकिन जो फार्मूला टू है, इसमें 200 मील प्रति घंटे की रफ्तार से ज़्यादा गाड़ियों की स्पीड नहीं हो सकती है। तो ये अंतर होता है, एक तरीके से आप बोल सकते हो। फार्मूला वन जो है ये बड़े लेवल की रेस है, और उससे छोटे लेवल की फार्मूला टू है। एक फार्मूला थ्री भी होती है जिसके मानक फार्मूला टू से कम होते हैं। अब मेरा आज का सवाल आपसे है। ये सवाल मैं जानता हूँ मुश्किल हो सकता है आपके लिए। एक खिलाड़ी हैं, भारतीय खिलाड़ी, जिनका नाम है पवन राजभर। ये कौन से खेल से संबंधित है? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। 28 मार्च 2024 से मैं नया बैच स्टार्ट कर रहा हूँ। ये पूरे तरीके से लाइव बैच होगा जीएसजीके का। इसका नाम ही मैंने तिरंगा इसलिए रखा हुआ है कि आप इस बैच की मदद से तिरंगा फहरा के ही आए इस बार एग्जाम्स में। इस बैच का डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। एग्जाम इंजन एप्लीकेशन में आप इसके लिए एनरोल कर सकते हैं खुद को। 28 मार्च से इस बैच को मैं स्टार्ट करूंगा, और 2 महीने के अंदर इस बैच को मैं ख़त्म भी करूंगा। तो आपके पास ये अच्छा मौका है। और इस टाइम पर काफ़ी क्वेरीज थी, जिसकी वजह से मैंने इसके फ़ी भी कम कर दी है। अभी तक इसकी फ़ी करीब 2000 थी, अब इसकी फ़ी 1500 है। तो आप इसे अवेल कर सकते हैं स्पेशल ऑफर के अंतर्गत। बाकी CHSL और MTS अगर आप देने जा रहे हैं, तो एक क्रैश कोर्स भी मैंने लॉन्च किया है, आप इसे भी अवेल कर सकते हैं एप्लीकेशन से। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप रिकॉर्डेड चाहते हैं बैच, तो आप रिकॉर्डेड भी अवेल कर सकते हैं। स्पेशली रिकॉर्डेड मैं रिकमेंड उन स्टूडेंट्स को करता हूँ जो कि हाल फिलहाल में एग्जाम देने जा रहे हैं, जिनके पास इतना समय नहीं है लाइव क्लासेस का। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो कि मैंने कवर किए हुए हैं फाउंडेशन बैच में। इसके अलावा और कुछ बचता भी नहीं है किसी वनडे एग्जामिनेशन के लिए। तो आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो।